3 रोज गुजर गए थे। पाम ऑयल मिशन के इंडियन इंटेलिजेंस सरबराह का कोई फोन नहीं आया था। खुदा जाने ये लोग मुझे कब पाकिस्तान भिजवा रहे थे। कुलसुम के बारे में मेरी समझ में कोई तरकीब नहीं आ रही थी कि उसे किस तरह बॉर्डर क्रॉस करवाया जाए। कुलसुम को मैंने 2-3 साड़ियां खरीद कर दी थी। उसने घर का सारा काम संभाल लिया था। वो खाना पकाती, कमरों की सफाई करती और फुर्सत के वक्त रेडियो सुनती और रिसाले पढ़ती। मेरे पास टेलीविजन नहीं था। मुझे हिदायत की गई थी कि कोठी के बारे में इर्द गिर्द के लोगों को ये तासुर हरगिज न दूं कि कोठी आबाद है। चुनाचे रात के वक्त हम मध्यम बल्ब जलाते और खिड़कियों पर पर्दे पड़े रहते। जूं वक्त गुजर रहा था, मैं ये सोचकर परेशान हो रहा था कि अगर किसी वक्त अचानक मुझे बॉर्डर क्रॉस करने का हुक्म मिल गया तो कुलसुम का क्या बनेगा, उसे किसके पास छोड़कर जाऊंगा। आखिर वही हुआ जिसका मुझे डर था। एक रात अचानक फोन की घंटी बज उठी। कई रोज बाद फोन की घंटी बजी थी। मैं समझ गया कि मिलिट्री इंटेलिजेंस के सरबराह का फोन है। मैंने रिसीवर उठाकर आहिस्ता से हेलो कहा। दूसरी तरफ से मेरा कोड पूछा गया। मैंने कोड बताया और बोलने वाले से उसका कोड पूछा। उसने भी कोड बताया और कहा, कर्नल मनी, कल सुबह तुम अमृतसर के लिए रवाना हो जाओगे और बजरिया रेल सफर करोगे। परसों दिन के 9 बजे अमृतसर के किले में तुम मिलिट्री इंटेलिजेंस के कर्नल गुरमीत सिंह से मुलाकात करने जाओगे। आगे वो तुम्हारे मिशन का इंचार्ज होगा। उसके फौरन बाद फोन बंद कर दिया गया। मैं उस पुरस्कार आदमी से ये भी न पूछ सका कि मुझे मेरा जहरीला सिगार, V2 गोलियां और रेडियो ट्रांसमीटर वगैरह कौन मुहैया करेगा। मैंने उसी वक्त कुलसुम के कमरे में जाकर उसे बताया कि हम सुबह की गाड़ी से अमृतसर जा रहे हैं। वो जल्दी से उठ बैठी। क्या बॉर्डर क्रॉस करने का बंदोबस्त हो गया? मैंने बताया कि मेरा दोस्त ढाका से नहीं आ रहा, इसलिए मुझे खुद ही यहाँ से निकलना होगा। कुलसुम ने पूछा कि क्या अमृतसर में मेरा कोई ऐसा शख्स वाकिफ है जो बॉर्डर क्रॉस करवाने में हमारी मदद कर सके। मैंने कहा, मेरे पास भारतीय करेंसी में 2-3 हजार रुपए हैं, ये हमारे काम आ सकते हैं। इसके अलावा अमृतसर में मेरा एक हिंदू स्मगलर दोस्त भी है, वो हमारी मदद करेगा। बहरहाल तुम हिंदू औरत बनकर मेरे साथ सफर करोगी। तुम्हें अपने बालों का स्टाइल भी बदलना होगा ताकि स्टेशन पर तुम्हें कोई पहचान न सके। मैं मुंह अंधेरे ही उठ बैठा। गाड़ी 5:15 पर रवाना होती थी। कुलसुम अपने कमरे में नमाज पढ़ रही थी। नमाज से फारिग होकर उसने अपने बालों को दूसरे स्टाइल से तैयार किया। माथे पर बिंदिया लगाई। वो सादा सी साड़ी में थी। हमने जल्दी जल्दी नाश्ता किया और सुबह के धुंधलके में कोठी से निकलकर बड़ी सड़क पर आ गए। ब्रीफकेस मेरे पास था। उसमें इंडियन करेंसी में काफी रुपए थे। मैंने पतलून और गर्म कोट पहन रखा था। कुलसुम के शानों पर कश्मीरी शॉल पड़ी थी। मैंने उसे कहा कि पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस कराने तक उसका नाम कमलावती और मेरा नाम राजा राम तिवाड़ी होगा। दिल्ली रेलवे स्टेशन पर अमृतसर जाने वाली एक्सप्रेस ट्रेन तैयार खड़ी थी। हमें फर्स्ट क्लास में जगह मिल गई। डिब्बे में एक बूढ़ा सिख अपनी जवान बहू और उसके बच्चे के साथ बैठा था। वो बाल खोलकर उनमें कंघी कर रहा था। हमें देखकर बोला, कहाँ जाओगे गुरमुखू? मैंने पंजाबी में कहा, अमृतसर जा रहे हैं। मेरा नाम राजा राम तिवाड़ी है और ये मेरी बहन कमलावती है। मेरा ख्याल था कि सिख बूढ़ा मेरा पीछा छोड़ देगा, लेकिन अमृतसर तक वो मेरा सर खाता रहा। उसकी बहू कमलावती यानी कुलसुम से बातें करती रही। मुझे धड़का लगा रहा कि कहीं कुलसुम से कोई ऐसी भूल चूक न हो जाए जिससे भांडा फूट जाए, मगर कुलसुम ने बड़ी अक्लमंदी और समझदारी का सबूत दिया था। खुदा करके ट्रेन अमृतसर पहुंची तो मैंने इत्मीनान का सांस लिया। अमृतसर शहर मेरा देखा भाला था। सिर्फ एक डर था कि कहीं अचानक अपने पाकिस्तानी स्मगलर दोस्त करोंडिये से मुलाकात ना हो जाए, लेकिन मेरी फ्रेंच कट दाढ़ी मूछें थी और कोट पतलून में था। हम सिख और उसकी बहू से जान छुड़ाकर जल्दी जल्दी स्टेशन से बाहर आ गए। रिक्शा पकड़ा और अमृतसर के सिविल लाइंस के एक महंगे और इंग्लिश स्टाइल होटल में आ गए। यहाँ मजबूरन मुझे कमलावती को अपनी बीवी जाहिर करना पड़ा। हमने एक सिंगल बेड किराए पर ले लिया। मैंने अपना पता दिल्ली का लिखवाया और ये बताया कि हम दोनों मियाँ बीवी दरबार साहब और अमृतसर के मशहूर दुर्गियाना मंदिर की जियारत करने दिल्ली से आए हैं। शाम होने तक हम अपने कमरे में रहे। जब सड़कों पर मरकरी लाइटें रोशन हो गई तो हमने खाना खाया और कंपनी बाग में टहलने निकल खड़े हुए। कंपनी बाग अमृतसर की सिविल लाइंस के पीछे ही था। कुलसुम बार बार पूछ रही थी कि मैंने बॉर्डर क्रॉस करने का क्या इंतजाम किया है और मैं अमृतसर में अपने स्मगलर दोस्त से कब मिलूंगा। मैंने बताया कि कल सुबह अपने दोस्त से मिलने जा रहा हूँ, वो सारा बंदोबस्त कर देगा। रात को कुलसुम बेडरूम में और मैं ड्राइंग रूम के सोफे पर सोया। सुबह 9 बजे मुझे अमृतसर के किले में मिलिट्री इंटेलिजेंस के किसी कर्नल गुरमीत सिंह से मिलना था। रात गए तक सोचता रहा कि जाने ये कर्नल सिख कौन होगा और अगर उसने कल ही मुझे बॉर्डर क्रॉस करने के लिए कहा तो कुलसुम का क्या बनेगा, उसको किसके हवाले करके जाऊंगा। ये मसला मेरे लिए काफी परेशान कुन था। सुबह हुई, नाश्ता किया। कुलसुम को मैंने ताकीद की कि वो कमरे से बाहर न निकले, दरवाजा अंदर से बंद रखे और खुद ब्रीफकेस उठाकर होटल से बाहर आ गया। 8:45 बजे थे। मैं सही वक्त पर कर्नल गुरमीत सिंह के पास पहुंचना चाहता था। जिस वक्त मैं हॉल गेट और हाथी गेट के आगे से होता हुआ अमृतसर
के किले के दरवाजे पर जाकर टैक्सी से उतरा तो ठीक 9 बज रहे थे। अमृतसर का किला लाहौर के शाही किले की तरह का है। उससे अगरचे काफी छोटा है, मगर दरवाजा उसी की तर्ज का बुलंद और देवकामत है, जिसके नीचे आने जाने के लिए एक छोटा दरवाजा बना हुआ है। यहाँ इंडियन फौज के 2 सिख फौजी अटेंशन खड़े पहरा दे रहे थे। मुझे अपनी तरफ आता देखकर उन्होंने वहीं से मुझे रुक जाने के लिए आवाज दी। मैंने जब बताया कि मैं कर्नल नारूमनी हूँ और मुझे कर्नल गुरमीत सिंह से मिलना है, तो दोनों फौजियों ने मुझे सलूट किया। एक फौजी ने दरवाजा खोलकर मुझे अपने पीछे आने के लिए कहा। किले के अंदर एक ड्योढ़ी थी जिसके आगे बगैर छत का खुला रास्ता था। यहाँ दोनों जानिब कोठरियां थी जिन पर ताले लगे हुए थे। आगे कुशादा जगह थी जहाँ ईंटों के चबूतरे पर पुराने जमाने की एक तोप नस्ब थी। सामने वाले बरामदे में सीढ़ियां किले के तहखाने में उतरती थी। यहाँ पहुंचकर फौजी ने सलूट करके कहा, सर कर्नल साहब का कमरा नीचे है। ये कहकर वो वापस चला गया। जीने में एक मध्यम बल्ब रोशन था। मैं तहखाने में उतर गया। एक छोटी सी राहदारी आ गई जिसमें एक जगह कमरे के बाहर चिक पड़ी थी। बाहर तख्ती पर गुरमुखी में कुछ लिखा था जिसे मैं नहीं पढ़ सकता था। जाहिर है कर्नल गुरमीत का नाम ही लिखा होगा। मैंने चिक उठाई और नीम व दरवाजे पर आहिस्ता से दस्तक दी। अंदर से किसी की भारी रोबदार आवाज आई, कर्नल नारूमनी अंदर आ जाओ। मैं कमरे में दाखिल हो गया। भारी भरकम मेज के पीछे कुर्सी पर एक पुख्ता उम्र का सिख बावर्दी कर्नल आंखों पर चश्मा लगाए बैठा हुआ था। उसकी दाढ़ी जाली में लिपटी ऊपर को खिंची हुई थी। वो मेरी तरफ गहरी नजरों से देखता रहा। मुझे उसकी नजरें अपने जिस्म में उतरती महसूस हो रही थी। उसने हाथ से मुझे कुर्सी पर बैठने का इशारा किया और चश्मा उतार कर रुमाल से शीशे साफ करने लगा। कमरे में दीवार के साथ सिर्फ एक बल्ब रोशन था। एक पुरस्रार सी बोझल खामोशी छाई हुई थी। मैं अपनी सांस की आवाज सुन रहा था। कर्नल गुरमीत सिंह ने दराज में से एक फाइल निकाल कर खोली और उसे पढ़ने लगा। 5 मिनट गुजर गए। फिर उसने फाइल बंद करके मेज की दराज में रख कर ताला लगा दिया और मेरी तरफ झुककर अंग्रेजी में बोला, कर्नल मनी, तुम्हारी फाइल में लिखा है कि तुम अमृतसर के रहने वाले हो और एक आला हिंदू फैमिली से ताल्लुक रखते हो। मुझे उम्मीद है कि अमृतसर आने के बाद जैसा कि तुम्हें हिदायत की गई थी, तुम यहाँ अपनी फैमिली से मिलने नहीं गए होगे। मैंने पुरअतमाद लहजे में जवाब दिया कि मैं अमृतसर में अपने माता पिताजी से मिलने नहीं गया और कल से शहर के बाहर एक होटल में मुकीम हूँ। कर्नल गुरमीत सिंह लिफाफे खोलने वाली चमकीली छुरी से मेज की सतह को कुरेदने लगा। फिर छुरी रख कर बोला, गुड, मुझे तुमसे यही तवक्को थी। मुझे ये बताने की जरूरत नहीं महसूस हो रही कि तुम एक इंतहाई अहम मिशन पर दुश्मन मुल्क में जा रहे हो। तुम्हारा इंतखाब बहुत सोच समझ कर किया गया है। अगरचे तुम्हारी उम्र ज्यादा नहीं, मगर मिलिट्री इंटेलिजेंस में इस वक्त तुम सबसे ज्यादा तजुर्बाकार, काबिल, लायक और मौजू एजेंट हो। तुम हिंदू हो लेकिन मुसलमानों के कल्चर और उनके मजहब से पूरी वाकफियत रखते हो। कर्नल गुप्ता और तिरुचिरापल्ली के मेजर रामानाथन ने तुम्हें वो सब कुछ बता दिया है जो तुम्हें पाकिस्तान जाकर करना होगा। वो अपनी कुर्सी से उठा और कोने की आहनी अलमारी को चाबी लगाकर खोला। उसमें से एक ब्रीफ केस निकाला और उसे रख कर बैठ गया। ब्रीफ केस में से V2 की गोलियों का पैकेट और जहरीला सिगार निकाला। उसके बाद एक सिगरेट लाइटर जैसी छोटी डिबिया मेरी तरफ बढ़ा दी। V2 गोलियों और सिगार के बारे में तुम्हें सब कुछ बता दिया गया है। ये सिगरेट लाइटर एक इंतहाई ताकतवर शॉर्ट वेव रेडियो ट्रांसमीटर है। कर्नल गुप्ता ने तुम्हें हमारी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी बता दी थी, वो तुम्हें याद होगी। मैंने इस बात में सर हिलाया। वो फ्रीक्वेंसी मुझे याद थी। कर्नल गुरमीत ने ब्रीफ केस से स्याह रंग की एक छोटी सी पॉकेट बुक निकाल कर मुझे दी और कहा कि ये तुम्हारी कोड बुक है। इसमें वो कोड दर्ज है जिसकी मदद से तुम ट्रांसमीटर पर मुझे या कर्नल गुप्ता को इमरजेंसी पैगाम दे सकते हो। मेरा कोड वर्ड पाम ऑयल नारूमनी ही होगा। इन चीजों को छुपाना तुम्हारा काम है। याद रखो, अगर तुम पकड़े गए तो हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकेंगे और फौरन लाताल्लुक हो जाएंगे। तुम्हें भी पकड़े जाने की सूरत में जबान बंद रखनी होगी, वरना पाकिस्तान में मुकीम हमारे एजेंट तुम्हें मौत की नींद सुला देंगे। मैंने कहा, मैं जानता हूँ। अब मैं ये मालूम करने के लिए बेचैन था कि मुझे बॉर्डर किस तरीके से क्रॉस करवाया जाएगा। वो बोला, तुम्हारे पास B69 का जो टॉप सीक्रेट शनाख्ती कार्ड है उसे मेरे हवाले कर दो। मैंने जेब से अपना खुसूसी शनाख्ती कार्ड निकाल कर उसे दे दिया। उसने कार्ड ब्रीफ केस में रखा और वहां से कागज का एक टुकड़ा निकाल कर मेरे आगे कर दिया। इस कागज पर पाकिस्तान के उन आदमियों के नाम लिखे हैं जिनका एतमाद हासिल करने के बाद तुम उन्हें V2 गोलियां किसी भी मशरूब में घोल कर पिला दोगे। मैंने कागज लेकर पढ़ा तो पाकिस्तान के 4 अहम सियासतदानों के नाम लिखे हुए थे। कर्नल गुरमीत बोला, ये लोग कुछ अरसा पहले तक मुल्क को तोड़ने और अपने अपने सूबों की खुद मुख्तारी और पाकिस्तान से अलहदगी की बातें करते थे, लेकिन अब इनको दी गई V2 गोलियों का असर जायल होने लगा है और ये मुल्की इस्तेहकाम की बातें करते हैं। तुम्हें एक मजजूब की शक्ल में इन लोगों से ताल्लुक पैदा करके इन्हें ये गोलियां दोबारा खिलानी होगी। ये 4 सियासतदान हैं, जबकि तुम्हें V2 की 5 गोलियां दी जा रही हैं। अगर एक आध गोली किसी वजह से जाया हो जाए तो तुम दूसरी गोली इस्तेमाल कर सको। पाकिस्तान में हमारे सिफारत खाने के किसी आदमी से हरगिज राब्ता पैदा न करना। उनका कोई ना कोई आदमी तुम्हें जरूरत के वक्त खुद मिल जाएगा। पाकिस्तान में हमारे कुछ एजेंट काम कर रहे हैं। तुम्हें सिर्फ एक एजेंट जगदीश चंद खन्ना से मिलवाया जाएगा।
وہ پاکستان میں ہمارا ماسٹر سپائی ہے۔ وہ اس وقت فیصل آباد میں مقیم ہے اور پچھلے 10 برس سے وہاں ایک بازار میں ماسٹر فیروز دین کے نام سے گھڑی ساز کی دکان کر رہا ہے۔ اس نے مشہور کر رکھا ہے کہ گجرانوالہ میں بس کے ایک حادثے میں اس کے بیوی بچے ہلاک ہو گئے تھے۔ وہ اکیلا اپنی دکان کے پیچھے ایک کمرے میں رہتا ہے۔ تم اس سے رابطہ قائم کرو گے، تمہارا نام پاکستان میں داخل ہوتے ہی پیر الہی بخش ہوگا اور تم ہاتھ دیکھ کر لوگوں کو جھوٹ سچ قسمت کا حال بتایا کرو گے۔ جگدیش چند کھنہ تمہیں سیاست دانوں کے حلقے میں پہنچنے کے گر بتا دے گا۔ تمہیں لاہور شہر کی ایک مارکیٹ میں کتابوں کی ایک دکان کھلوا دی جائے گی۔ لاہور تمہارا ہیڈ کوارٹر ہوگا، جہاں سے تم ہمارے ماسٹر سپائی جگدیش چند کھنہ عرف ماسٹر فیروز دین کی رہنمائی میں متعلقہ سیاستدانوں سے رابطہ پیدا کرو گے۔ اگر کبھی تمہارا راز فاش ہو جائے تو تم زہریلے سگار، ریڈیو ٹرانسمیٹر اور کوڈ بک کو ضائع کر کے فوراً روپوش ہو جانا۔ میں نے کرنل گرمیت سنگھ کی ایک ایک بات اپنے ذہن میں نقش کر لی۔ پھر میں نے کرنل گرمیت سے سوال کر ہی دیا کہ مجھے بارڈر کب اور کس طریقے سے کراس کروایا جائے گا۔ سکھ کرنل نے چشمہ اتار کر خاکی رومال سے صاف کیا اور بولا، ہمارے آدمی خفیہ طور پر پاکستان کا بارڈر کراس کروائیں گے۔ اتوار کی رات 12 بجے اٹاری ریلوے اسٹیشن کے پاس جی ٹی روڈ پر پہنچ جانا۔ ہمارا آدمی تمہارے پاس آ کر کوڈ پام آئل نارومنی بولے گا، وہی تمہیں بارڈر کراس کروائے گا۔ تمہیں ایک پاکستانی لباس تمہارے ہوٹل میں ہفتے کو پہنچا دیا جائے گا۔ اس کے بعد کرنل گرمیت سنگھ نے مجھ سے میرے ہوٹل کے کمرے کا نمبر لے لیا، فیصل آباد کے انڈین ماسٹر ایجنٹ کا ایڈریس بتایا اور کہا کہ میں زبانی یاد کر لوں۔ پھر اپنی خاص نوٹ بک نکال کر کھولی اور کہا، ایک نمبر نوٹ کر لو، یہ نمبر ہے OK5۔ اس نمبر کی اہمیت سے امرتسر شہر کے سبھی پولیس اسٹیشنوں، ملٹری پولیس کے ہیڈ کوارٹروں اور اسلام آباد میں متعین بھارتی سفیر کو آگاہ کر دیا گیا ہے۔ تمہیں ابھی امرتسر میں 2 دن مزید رکنا ہوگا۔ ان 2 دنوں میں تمہیں اس شہر میں کسی قسم کی بھی مشکل درپیش ہو تو میرے پاس آنے کی بجائے کسی پولیس اسٹیشن یا پولیس والے کو یہ نمبر بتا دینا، تمہاری مشکل اسی وقت حل کر دی جائے گی۔ پاکستان میں تم اگر ایسی صورتحال میں پھنس جاؤ کہ بھارتی سفارت خانے کے خاص آدمی کو تم سے رابطہ پیدا کرنے کی ضرورت پڑ جائے تو تم بھی اسے OK5 نمبر بتا کر شناخت کرواؤ گے۔ یہ تمہارا شناختی نمبر ہوگا۔ ہر جگہ مشن پام آئل نارومنی کا نام لینے کی ضرورت نہیں، اب تم جا سکتے ہو۔ میں نے اٹھ کر اس سے ہاتھ ملایا، زہریلا سگار، V2 گولیاں، ریڈیو ٹرانسمیٹر اور کوڈ بک اپنے بریف کیس میں رکھی اور خاموشی سے باہر آ گیا۔ اس وقت مجھے خود پر ایک ایسی مشین کا گمان ہوا جس میں چابی بھر دی گئی ہو اور جو اپنا کام شروع کرنے کے لیے بالکل تیار ہو۔ میں سوچ رہا تھا کہ کلثوم کو اپنے ساتھ کیسے لے جا سکوں گا۔ ہوٹل پہنچا تو دن کے 11 بجنے والے تھے۔ کرنل گرمیت سنگھ نے کافی وقت لے لیا تھا۔ کلثوم کمرے میں بیٹھی بے تابی سے میرا انتظار کر رہی تھی۔ میں نے اسے بتایا کہ میں اپنے اسمگلر دوست سے بات کر آیا ہوں اور ہم اتوار کی رات کو بارڈر کراس کرنے کے لیے روانہ ہوں گے۔ وہ خوش بھی اور فکر مند بھی ہو گئی۔ غیر قانونی طریقے سے بارڈر کراس کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ وہ تو یہی سمجھ رہی تھی کہ ہم غیر قانونی طریقے سے بارڈر کراس کریں گے۔ ہفتے کی شام کو مجھے کپڑوں کا ایک پیکٹ ملا جس میں پاکستانی کرنسی کے 1000 روپے بھی تھے۔ کلثوم نے پوچھا کہ یہ چیزیں کس نے بھیجی ہیں۔ میں نے اسے کہا کہ میرے اسمگلر دوست نے بھیجی ہیں تاکہ بارڈر کراس کرنے سے پہلے میں پاکستانی وضع قطع اختیار کر لوں۔ وہ بولی، میں تو ساڑی میں ہندو لگوں گی۔ اس طرف میرا دھیان ہی نہیں گیا تھا۔ اسی رات میں نے امرتسر کے ہال بازار سے کلثوم کے لیے کرتے اور شلوار کے لیے کپڑا خریدا اور کلثوم کو ساتھ لے جا کر ایک درزی کو سلنے کے لیے دے دیا۔ ایک گرم چادر بھی خریدی۔ میں نے کلثوم کو پاکستانی کرنسی میں 500 روپے بھی دے دیے۔ اتوار کی رات کو ہمیں امرتسر سے روانہ ہو جانا تھا۔ میں نے کھدر کی ایک ایسی صدری بنوا کر بنیان کی جگہ پہن لی جس میں V2 گولیوں کا پیکٹ، ریڈیو ٹرانسمیٹر والا سگریٹ لائٹر، کوڈ بک اور زہریلا سگار چھپا کر رکھا ہوا تھا۔ صدری کی ایک جیب میں پاکستانی کرنسی نوٹ بھی تھے۔ پتلون کی عقبی جیب میں میرا بٹوا تھا جس میں بھارتی کرنسی تھی۔ اتوار کی صبح میں کلثوم کو ساتھ لے کر درزی کی دکان پر گیا تو وہاں ایک نئی مصیبت کھڑی ہو گئی۔ رکمنی بائی کا ایک آدمی کلثوم کی تلاش میں گھومتا پھر رہا تھا۔ اس نے بازار میں سے گزرتے ہوئے کلثوم کو دیکھ کر پہچان لیا۔ کلثوم کو کلائی سے پکڑ کر باہر کی طرف کھینچتے ہوئے چلایا، لوگوں یہ عورت قاتل ہے، دلی میں 2 قتل کر کے بھاگی ہے۔ لوگ جمع ہو گئے اور کلثوم نے رونا شروع کر دیا۔ میں نے غنڈے کا ہاتھ جھٹکنے کی کوشش کی تو اس نے مجھے دھکا دے کر گرا دیا۔ میں اتفاق سے اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا تھا۔ ویسے وہ مجھ سے قد کاٹھ اور طاقت میں بھی دگنا تھا۔ میں نے لوگوں سے کہا کہ یہ عورت کملاوتی ہے اور میری بیوی ہے، یہ قاتلہ نہیں ہے، لیکن غنڈا چیخ چیخ کر قسمیں کھا رہا تھا کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں۔ یہی عورت ہے جس نے دلی میں 2 آدمیوں کا خون کیا ہے۔ کچھ لوگ غنڈے کی طرف ہو گئے، کچھ میری طرف ہو گئے، لیکن میرے لیے کلثوم کو وہاں سے نکالنا مشکل ہو گیا۔ اتنے میں وہاں پولیس کے 2 سپاہی بھی آ گئے۔ غنڈے نے جب انہیں بتایا کہ یہ عورت قاتلہ ہے اور اس نے دلی میں 2 خون کیے ہیں تو سکھ پولیس والوں نے کلثوم کو پکڑ لیا۔ میں نے اعتراض کیا تو انہوں نے مجھے بھی جکڑ لیا۔
थाने चलकर बात करना, एक ने कहा। सिपाही हमें थाने की तरफ लेकर चल दिए। गुंडा भी साथ साथ था, लोग भी हमारे पीछे पीछे आ रहे थे। ये वही कोतवाली थाना था जहाँ एक बार अरसा गुजरा मैं पहले भी आ चुका था, मगर अब मेरी फ्रेंच कट दाढ़ी थी, मुझे आसानी से कोई नहीं पहचान सकता था। थानेदार सिख था। उसने जब गुंडे का बयान सुना तो कुलसूम को और मुझे हवालात में बंद करने का हुक्म सादिर कर दिया। उसी रात 12 बजे मुझे बॉर्डर क्रॉस करना था। मैं सिख कर्नल गुरमीत सिंह का हवाला नहीं देना चाहता था, लेकिन एकदम से मुझे कर्नल गुरमीत के बताए हुए अमृत धारा किस्म के नंबर OK5 का ख्याल आ गया। सिपाही मुझे और कुलसूम को पकड़कर हवालात की तरफ ले जाने लगे तो मैंने सिख थानेदार से कहा कि मैं आपसे अलहदगी में एक बात करना चाहता हूँ। सिख थानेदार ने गुस्सीली आंखों से मेरी तरफ देखा। लाला जी, मैं रिश्वत लेने वाला थानेदार नहीं हूँ। वाहे गुरु का दिया मेरे पास सब कुछ है, ले जाओ इन्हें, बंद कर दो हवालात में। मैंने इसरार किया, सिर्फ मेरी एक बात सुन ले, नहीं तो हो सकता है कि बाद में आपको पछताना पड़े। ये रिश्वत की बात नहीं है। इस पर सिख थानेदार बादिल नखास्ता अपनी कुर्सी से उठकर मेरे पास आकर बोला, बताओ ये क्या कहना चाहते हो। मैंने उसके कान के करीब मुंह ले जाकर जब OK5 का नंबर बोला तो उस पर जैसे बिजली सी गिर पड़ी। वो अपनी जगह यकलख्त हिल कर रह गया। जमीन पर जोर से पांव मारकर मुझे सलूट किया। उसे सलूट करते देखकर सिपाहियों की गिरफ्त भी ढीली पड़ गई। थानेदार ने फौरन हमारी रिहाई का हुक्म दे दिया। दिल्ली वाला गुंडा कुर्सी पर बैठा हक्का बक्का कभी मेरा और कभी थानेदार का मुंह देखता। सिख थानेदार ने चिल्लाकर कहा, इस गुंडे को पकड़कर बंद कर दो, ये लोगों पर झूठे मुकदमे बनवाता है। उस गुंडे का थाने में क्या हशर हुआ मुझे मालूम नहीं, क्योंकि मैं और कुलसूम थाने से निकलकर एक रिक्शे में बैठे और होटल की तरफ रवाना हो गए। कुलसूम बेहद हैरान थी कि मैंने थानेदार के कान में ऐसा कौन सा तिलिस्म फूंक दिया था कि उसकी काया ही पलट गई थी। मैंने मुस्कुराकर कहा कि असल में ये सारे पुलिस वाले मेरे स्मगलर दोस्त से भारी रिश्वतें वसूल करते हैं। मैंने उसका नाम ले लिया था। जो जो दिन गुजर रहा था कुलसूम का मसला ज्यादा गंभीर होकर सामने आ रहा था। मैं किसी स्मगलर की मदद से पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस करने नहीं वाला था। मुझे पाकिस्तान में एक इंतहाई अहम मिशन पर भेजा जा रहा था। मुझे इंडियन मिलिट्री इंटेलिजेंस खुद अपने तहफ्फुज़ में बॉर्डर क्रॉस करवा रहा था। मुतल्लिका इंडियन अफसर कुलसूम के बारे में जरूर पूछेंगे और उस सवाल का मेरे पास कोई जवाब नहीं था। रात 9 बजे हमने खाना खाया। कुलसूम ने साड़ी की बजाय शलवार कमीज पहन ली थी और अपना जिस्म सुरमई रंग की गर्म चादर में लपेट लिया था। रात के 11:15 बजे मैंने कुलसूम को साथ लिया। एक टैक्सी वाले को मैंने पहले ही कह रखा था, वो होटल के बाहर मेरे इंतजार में था। अटारी अमृतसर से 15 मील दूर है और किसी जमाने में सिख जागीरदारों का बड़ा कस्बा था। पाकिस्तान बन जाने के बाद ये कस्बा बॉर्डर पर आ गया, जिसकी वजह से उसकी पहले वाली हैसियत खत्म होकर रह गई। टैक्सी GT रोड पर अटारी की तरफ रवां दवां थी। अंधेरे में सड़क की दोनों जानिब शीशम के ऊंचे घने दरख्त खामोश खड़े थे। रात काफी सर्द थी। मैंने भी वही लिबास पहन रखा था जो कर्नल ने मेरे लिए भिजवाया था। टैक्सी वाला सिख था और हमारे शलवार कमीज वाले लिबास से उसने यही अंदाजा लगाया था कि हम पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान जा रहे हैं। मगर उसकी गुफ्तगू से जाहिर हो रहा था कि वो आधी रात को हमें बॉर्डर क्रॉस करने पर कुछ हैरान सा है। मैंने उसकी हैरानी को कोई अहमियत न दी। टैक्सी छेहट्टा और गुरुसर सतलानी के रेलवे स्टेशनों को पीछे छोड़ती हुई अब अटारी की तरफ बढ़ी जा रही थी। रेलवे स्टेशन अभी थोड़ी दूर था कि मैंने टैक्सी रुकवा ली, किराया अदा किया और टैक्सी वाले को रुखसत कर दिया। हम शीशम के दरख्तों के नीचे अंधेरे में खड़े हो गए। मैंने कुलसूम से कहा, मैं आगे जा रहा हूँ, तुम्हें जिस तरह कहा है वैसे ही करना। कुलसूम ने आहिस्ता से सर हिला दिया। मैंने कलाई पर बंधी हुई घड़ी देखी। 12 बजने में अभी 5 मिनट बाकी थे। मेरे पास अब ब्रीफकेस नहीं था। तमाम आलात जासूसी कमीज के नीचे पहनी हुई सदरी की जेबों में थे। हाथ में सिर्फ रुमाल में लिपटी टोपी थी। मैं कुलसूम को दरख्तों के नीचे छोड़कर रेलवे स्टेशन की तरफ बढ़ गया। रेलवे स्टेशन छोटा सा था। रात के वक्त बिल्कुल वीरान पड़ा हुआ था। मेहराबदार गेट के वस्त में एक बल्ब रोशन था। मैं कुछ फासले पर एक दरख्त के नीचे बने हुए ईंटों के चबूतरे पर बैठ गया। कोई 5 मिनट गुजरे होंगे कि GT रोड पर दरख्तों में किसी जगह एक जीप रुकने की आवाज सुनाई दी। अंधेरे की वजह से मुझे जीप नजर नहीं आ रही थी। मैं समझ गया कि जिस शख्स को आना था वो आ गया है। सड़क पर एक कुबड़ा आदमी लाठी टेकता आहिस्ता आहिस्ता चलता मेरी तरफ बढ़ रहा था। उसके जिस्म पर चीथड़े लटक रहे थे। वज़ाक़ता से वो कोई भिखारी लगता था। मेरे करीब आकर उसने लाठी जरा सी उठाकर कहा, जो बोले सोनेहाल, सत श्री अकाल। मैं खामोश रहा। उसने हथेली फैलाकर कहा, थोड़ा सा पाम ऑयल दे दो। सर में बड़ी खुश्की हो गई है महाशय जी। ये वही आदमी था जिसका मुझे इंतजार था। उसने पाम ऑयल का कोड बोल दिया था। अब मुझे उसे कोड बताना था। मैंने कहा, बाबा मेरे पास पाम ऑयल था मगर नारू मनी ले गया, माफ कर देना। उसने सड़क पर आहिस्ता से लाठी मारकर कहा, अब अपना नंबर भी बता दो महाशय। मैंने OK5 दोहराया तो वो सीधा होकर खड़ा हो गया। अब वो कुबड़ा नहीं था। लाठी दरख्तों की तरफ करके बोला, हमारी जीप वहां खड़ी है, मेरे साथ चलो। मैं उसके पीछे पीछे चल पड़ा। जीप सड़क से जरा दूर कच्चे रास्ते पर खड़ी थी।
मैंने कनखियों से देखा कुलसूम उस जगह नहीं थी जहां मैं उसे छोड़कर गया था। जीप छत वाली थी और उसके पीछे भी तरपाल पड़ी हुई थी। जासूस खुद उसे ड्राइव करके लाया था। जीप के पास पहुंचकर जासूस बोला, पीछे बैठ जाओ, तरपाल गिराए रखना। मैं तरपाल उठाकर जीप में दाखिल हुआ तो मेरी हिदायत के मुताबिक कुलसूम सीटों के दरमियान दुबक कर बैठी हुई थी। जीप आगे रवाना हो गई। ये मैंने हवा में तीर चलाया था। मैंने ये तसव्वुर कर लिया था कि मुझे जो कोई भी लेने आएगा जीप या गाड़ी में आएगा और यकीनन वो अकेला ही होगा। कुलसूम को मैंने हिदायत की थी कि जो ही कोई गाड़ी रेलवे स्टेशन से कुछ फासले पर खड़ी हो और उसमें से कोई मशकूक किस्म का आदमी निकले तो वो जल्दी से गाड़ी में छुप कर बैठ जाए। मैंने एक रिस्क लिया था जिसमें मैं कामयाब हो गया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।